Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new chapter, and the title of the chapter would be linear programming. uh, इससे पहले हमने नेटवर्क मॉडल स्टडी किए थे और नेटवर्क मॉडल में हमने जो चीज़ हाईलाइट की थी दैट वाज द टाइम कंस्ट्रेंट जो हमारे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन में जो है ना वो हमें हेल्प कर रहा था. अल्टीमेटली हमारा जो गोल है दैट इज़ अगेन द सेम, दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट और उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना. अब जिस तरह मैंने बताया था कि जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है दैट इज़ नॉट ओनली डन जस्ट ऑन द ग्राउंड्स के जी आपके पैसे कितने उस पर ऊपर खर्च हो रहे हैं, बल्कि इट्स अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सोशल कॉस्ट एज वेल. सोशल कॉस्ट में हमने इसको काफ़ी हमने डिस्कस किया कि बज़ाहिर अगर आप दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट मैटर्स, या जब आपकी उसके ऊपर कोई सी पैसे इस पे आपके आउटलेज हैं दैट मैटर्स लॉट. लेकिन इट इज़ नॉट द अल्टीमेट पॉइंट जिसके ऊपर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को जो है ना आप उसको मतलब बेस बनाकर आप उसको यूज़ करें. देर आर मेनी अदर पॉइंट्स एंड इश्यूज एज वेल, जिसमें एक जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट प्लानिंग में दैट वाज द टाइम मैनेजमेंट पे हमारा सब कुछ बेस कर रहा था. सिमिलरली अभी जो हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करने जा रहे हैं दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज. ठीक है, रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसमें मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें आती हैं. फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आप एक प्रोजेक्ट है दैट इज़ रिगार्डिंग दी एग्रीकल्चर. ठीक है, अब एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें ये है कि दो किस्म की हैं. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो दो चीज़ों पर बेस कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि मे बी बंदा जो है जो एंटरप्रेन्योर है ही माइट बी ऑन द अपर हैंड. वो क्योंकि वो स्टेबल है मार्केट में तो मे बी ही वॉज लुकिंग फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है. Secondly, he might be looking at the cost. Either he want to minimize the cost of production. So ये दो चीज़ें हम यहाँ पर इस चैप्टर में डील करेंगे. यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट विल बी या कॉस्ट के बारे में होगा या फिर वो प्रॉफिट के बारे में होगा. तो अगर प्रॉफिट है सो वी विल बी मैक्सिमाइजिंग दैट, और अगर कॉस्ट है तो वी वुड ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अच्छा जी, अब आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ. तो लेट मी शेयर अ स्क्रीन और फिर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग जिस तरह उसके नाम से ज़ाहिर है कि इट्स प्रोग्रामिंग बट इट्स लीनियर. लीनियर का मकसद इसमें ये है कि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, जितनी भी इक्वेशंस हमारे पास आएंगी दैट इज़ विल कंटेन अ मैक्सिमम पावर ऑफ वन. ठीक है, वो मैक्सिमम पावर जो है ना उसका वन होगा. अब देर आर वेरियस इक्वेशंस जिसका अगर आप रिलेशनशिप देखते हैं, अगर आप इसको एनालाइज करते हैं तो जो मार्केट बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं दैट माइट नॉट शो लीनियर रिलेशनशिप अमंग ईच अदर. लेकिन चूंकि लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा
तरीक़ेकार है, एक ऐसी मेथड है कि दैट फॉलोज अ लीनियर इक्वेशन, दैट फॉलोज अ लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है दैट अल्टीमेटली डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, लेट मी चेंज द फॉन्ट और फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है दैट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन का इशू है, ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन जो है ये बाई डायरेक्शनल एक टूल है दैट इज मीन टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, that find the extreme value, लिख लें चलें, extreme value, to find the extreme value। अब एक्सट्रीम जो है ये दो किस्म की है। एक्सट्रीम जो है ये दो किस्म की होती है। एक जो है दैट इज अपर एक्सट्रीम, और दूसरी जो है लोअर एक्सट्रीम। जो अपर एक्सट्रीम होती है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम, और जो लोअर एक्सट्रीम होती है दैट्स इक्वल टू मिनिमम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट ये लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारा हमारे दो ही मकसद हो सकते हैं। आइदर पर्सन वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और नंबर टू हो सकता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं इट्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्सन। ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास एक फंक्शन की शक्ल में लीनियर प्रोग्रामिंग में होता है कि whether a person want to maximize the profit or he want to minimize the cost. This objective of the person will be written in the form of an equation जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, क्योंकि ये उस बंदे के बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्शन, ये उसके ऑब्जेक्टिव पे बेस करेगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास देयर आर सर्टन हर्डल्स, क्योंकि लेट मी टेक एन एग्जांपल, ही वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। ठीक है जी। अब उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम खर्चे में उसका मटेरियल भी पहुंच जाए, उसका स्ट्रक्चर भी बन जाए। लेकिन उसके सामने जो हर्डल्स हैं, उसके सामने जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम
इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे और उसको हम कहेंगे कंस्ट्रेंट्स। क्या कहेंगे? कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। एक सेकंड स्टूडेंट्स। ओके, तो उसको हम कहेंगे कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मीन्स द हर्डल्स जो कि उस बंदे के सामने जो मुश्किलात होती हैं उस अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना और फिर उसको कंप्लीट करने के दरमियान जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हर्डल्स कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। उसको जिस फंक्शन के थ्रू हमने लिखना है उसको कहा जाएगा कंस्ट्रेंट फंक्शन। अब आप देखें कि कंस्ट्रेंट फंक्शंस जो हैं वो कितनी शेप्स में हो सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल, जैसा हमने एग्जांपल लिया कि ही इज़ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, तो इसमें जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो रॉ मटेरियल का हो सकता है, ठीक है जी, वो हो सकता है ट्रांसपोर्ट का, वो हो सकता है टाइम का, वो हो सकता है आ, किसी भी ऐसी चीज़ का जो कि आपके जो आपका जो वर्क फोर्स है उसके हवाले से हो सकता है। यानी वो जिस हवाले से भी हो उसको हम उसी का नाम देंगे। रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट, ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट, वर्क फोर्स कंस्ट्रेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसी कंस्ट्रेंट्स में होंगी। अब अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? उसने करना ये है कि अ पर्सन will have to maximize the objective function, ठीक है, in view of the underlying constraint function। ठीक है जी, ये इसकी हो गए, उसके हो गया थोड़े से इंट्रोडक्शन। अब हम इसको, इसके बहुत सारी मतलब टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम है, इसमें आपको प्रोडक्ट के हवाले से बात होती है। इसमें हमारे पास डाइट प्रॉब्लम होती है, यानी आप डाइट्स की जो कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में आप देख लें, आप पोल्ट्री में है, कोई भी आप लाइव स्टॉक के हवाले से आप एक डाइट प्लान बनाते हैं, उसकी कॉस्ट होती है। फिर आप चाहते हैं कि जी इस कॉस्ट में क्या पर्टिकुलर डाइट मेरे कैटल्स को या मेरी जितनी भी आपकी पोल्ट्री होती है उसको क्या लाइव स्टॉक होता है, आप उसको चीज़ पहुंचाते हैं तो उसकी कॉस्ट को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं। इसमें बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। इट these linear programming problems are followed by not only by in engineering economics, but it's also used in agriculture models, it's also used in industrial models, it's also used in various aspects of life में जो है ना ये
इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी, हमने इसका एक जनरल फॉर्म यहाँ पे डिस्कस करना है। हाँ, जनरल फॉर्म से मुराद ये है कि हमारे पास डाइट प्रॉब्लम भी आ सकती है, हमारे पास मिक्स प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसमें आपको फूड का भी हो सकता है, इसमें इंडस्ट्री भी हो सकता है, इसमें एग्रीकल्चर भी हो सकता है। लेकिन उसको करने का हमने एक तरीका डेवलप किया और उसको हम उसको पढ़ेंगे, बिकॉज देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन टू दिस लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच में है, इसमें हमारे पास लीस्ट कॉस्ट अप्रोच है, इसमें हमारे पास कैलकुलस है, इसमें हमारे पास बहुत सारी डुअल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें अल्गोरिथम्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पास इसमें हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स हमारा जो बेसिक्स स्ट्रेटजी है दैट विल बी बेस्ड ऑन द लीनियर प्रोग्रामिंग दैट एंड द कॉमन अप्रोच दैट इज द ग्राफिकल अप्रोच। हमने इसमें ग्राफिकल अप्रोच को जो है ना वो हमने डिस्कस करना है। ग्राफिकल अप्रोच को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हाउ कैन वी फॉर्मुलेट अ ग्राफिकल solution to the problem. Graphical approach. अब graphical approach में क्या है? In this particular approach, we will draw a graph of both the objective and constraint functions. Once we draw with the graph of objective and constraint functions, उसके बाद हमने इसको assess करना है. We assess it with simple simultaneous equations model. और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको करने के बाद we find the corner solutions to the graph. एक ग्राफ हम बनाते हैं, उसके हम कॉर्नर सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. I'll tell you later कि what are the corner solutions, and then we find the optimum solution to the problem. Optimum solution to the problem. उसमें से हम एक solution जो है उठाते हैं and that is ultimate. लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा. Right from the beginning, once you take start with the drawing of a graph, इससे पहले एक दो तीन steps होते हैं. वो ये होते हैं कि जाहिर बात है प्रॉब्लम जब आपके सामने रखी जाती है that is in a descriptive form. A problem may be in a descriptive form. ठीक है जी, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है प्रॉब्लम. ज़रूरी नहीं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो, लेकिन अगर वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, आपको एक पैराग्राफ की शक्ल में अपना मसला बताया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको कन्वर्ट करना है. या कन्वर्ट ना लिखें, आप कहें कि जी हमने उसके लिए एक डेवलप करना है. वी हैव टू डेवलप अ मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर द प्रॉब्लम. पहले हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाने हैं, और फिर अगर वो मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर फ़र्ज़ करें कि वो नॉन लीनियर है, तो फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे अ लीनियर रिलेशनशिप में, लीनियर इक्वेशंस में. और उसके बाद हमारे पास जो होगा दैट विल बी द ड्राइंग ऑफ अ ग्राफ. तो ये चीज़ें हमने इसमें करनी है. अब इसको परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल. हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको
ग्राफ के हवाले से कुछ चीज़ें बता दूं कि हम लेट सपोज एक इक्वेशन को, प्रॉब्लम्स को हमने ग्राफिकल हमने प्लॉट तो कर लिया, उस प्लॉट करने के बाद उस ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि समझना ज़रूरी हैं। तो लेट मी टेल यू दोस्त, उसके बाद फिर हम जो है एक एग्जांपल लेकर इसको करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैंने एक यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जी लेट सपोज हमारे पास एक लाइन है, ठीक है जी, और ये जो एरिया है जिसको मैं भी शेड कर रहा हूँ, लेट सपोज इज फिजिबल रीजन। अच्छा, फिजिबल रीजन क्या होगा? फिजिबल रीजन ये होगा कि इसमें ग्राफ में आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, लेट सपोज दीज आर द लिमिट्स। ये क्या है? दीज आर द लिमिट्स। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमेशा दो फॉर्म्स में होंगी। मिसाल के तौर पर वक्त की अगर हम बात करते हैं, टाइम की, तो इट माइट बी इन अ कंडीशन लाइक इट मे नॉट टेक मोर देन 10 आवर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि टाइम कंस्ट्रेंट है और बताया जा रहा है कि ये काम जो है ये 10 घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकता, यानी आपके पास मिनिमम 10 आवर्स हैं। यू कैन कंज्यूम 10 आवर्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी, और लेस देन 10 आवर्स, लेकिन यू कैन नॉट एक्सीड 10 आवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो एक इनइक्वलिटी होगी, इक्वेशन नहीं होगी बल्कि एक इनइक्वल फॉर्म में हो जाएगा उसका मैथमेटिकल फॉर्म। और चूंकि उसने लिमिट हमें 10 आवर्स बताई है तो हम उसके साथ एक साइन डालेंगे जो कि ये होगा कि लेस आर इक्वल टू 10। एक्टिविटी ए जो है दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इन द टाइम लेस आर इक्वल टू 10 आवर्स। तो अगर एक इसी इक्वेशन को, इसी इनइक्वालिटी को हम बनाते हैं तो ग्राफिकली रूल हमें ये कहता है कि वी हैव टू टेक द एरिया दैट इज बिलो दैट पर्टिकुलर लाइन। ये वाला एरिया हम लेंगे इफ दिस लाइन शो दिस इक्वेशन। सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन आपके, एक इनइक्वालिटी या एक कंडीशन आपके पास आती है कि दिस मे टेक एटलीस्ट 5 आवर्स, एटलीस्ट 5 आवर्स, एटलीस्ट 5 आवर का मतलब है कि 5 घंटे कम से कम लेगा, और उससे ज़्यादा कहीं भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है। तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन ये बताई जा रही है कि इट मे टेक ग्रेटर आर इक्वल टू 5 आवर्स। अब अगर ये कंडीशन है और इसको मैं और कलर से बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर कलर में लेता हूँ जो नज़र भी आ जाए, ग्रीन। मैं इस इक्वेशन को बनाता हूँ और उसकी लाइन लेट सपोज ये बनती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने वो तमाम एरिया लेना है दैट इज लाइंग अबव दिस लाइन। तो साबित ये हुआ कि हमारे पास अगर एक कंडीशन है ग्रेटर आर इक्वल की तो अबव द लाइन जाएंगे, और अगर हमारे पास एक कंडीशन है लेस आर इक्वल की तो बिलो द लाइन जाएंगे। ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो चीज़ हमने जहन में रखनी है वो ये है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे, लेट सपोज मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक और इक्वेशन को प्लॉट किया क्योंकि कंस्ट्रेंट मेरे पास 2-3 थे और वो इस तरह की लाइन बन गई। अब कंडीशन ये है कि दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है दैट इज लेस आर इक्वल, और इक्वेशन 2 जो है वो भी लेस आर इक्वल की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको शेड करूंगा
तो फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज लेस आर इक्वल, इसका मतलब है कि मैंने इक्वेशन वन के उस तमाम एरिया को शेड करना है जो कि इस लाइन के नीचे लाई करता है, दिस वन। ठीक है जी, ये मैंने इसको शेड कर लिया। अब मैं इक्वेशन टू की तरफ आता हूं, और इक्वेशन टू जो है वो है लेस आर इक्वल अगेन। तो इसका मतलब है कि मैं उसके लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है उसको मैंने करना है शेड। तो ये जी मैंने इसको कर लिया शेड। ठीक है, रूल ये है कि whenever there are more than one equation, there are more than one equation and you have plotted both the equation। ठीक है, आपने दोनों इक्वेशन को जो है ना आपने वो प्लॉट कर लिया। अब उसके लिए जब आप रिजल्ट के तौर पर एरिया शेड करते हैं तो आपने वो एरिया लेना है जो कि let me change the font first। shade the area that is simultaneously lying below the lines। साइमल्टेनियस का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया वो इसलिए कि अकॉर्डिंग टू द रूल इफ बोथ इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ लेस आर इक्वल तो आपने साइमल्टेनियसली वो एरिया लेना है जो एट अ टाइम दोनों के नीचे आता हो, एंड दैट मस्ट बी एन इनक्लोज्ड एरिया। ठीक है, दैट मस्ट बी एन इनक्लोज्ड एरिया। उसके सारे के सारे जो मतलब कोने हों दे आर क्लोज्ड। इसमें आप देखें कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो येलो शेड है सिर्फ, इसका मतलब है कि इट इज़ बिलो इक्वेशन वन बट अबव इक्वेशन टू। अगर आप यहाँ देखते हैं तो दिस एरिया इज बिलो इक्वेशन टू बट अबव इक्वेशन वन। ऐसा कौन सा एरिया है जो कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन वन से भी नीचे हो और इक्वेशन टू से भी नीचे हो? तो वो हमारे पास ये एरिया आता है। दिस इज द एरिया दैट इज लाइंग simultaneously below both the equations। लिहाजा यही हमारा एक फिजिबल रीजन होगा जिसको हमने सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस एरिया को इस जगह से निकालना है। आप निकालते हैं या इसी के ऊपर आप एनालिसिस करते हैं, दैट इज़ योर ओन चॉइस। लेकिन हमने बात की थी द कॉर्नर सोल्यूशन की कि वी हैव टू
टेक आउट द फिजिबल एरिया एंड एसेस द कॉर्नर सोल्यूशन। तो देखें, एक इसका कॉर्नर ये बनता है ए, एक इसका ये बनता है बी, एक इसका ये बनता है सी, और एक ये बनता है डी। तो देयर आर 4 कॉर्नर्स। एज फॉर एज, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगेन फॉन्ट चेंज्ड, as far as the the corner of the area, therefore we must consider the corner values, we must consider the corner values of the feasible area। अब नेक्स्ट मरहला जो हमारे पास आता है वो ये है कि हाउ कैन वी फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आपके सामने देखें, ये जो हमारे पास पॉइंट ए है, या लेट सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ सी। ये पॉइंट सी है हमारे पास। अगर हम पॉइंट सी को देखें तो इट लाइज एट 0 0, इट्स सिंपल। बी को देखें तो इट लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो इसका मतलब है कि इसका एक्स एक्सिस 0 होगा और वाई पे इसकी कोई ना कोई स्केल तो ज़रूर होगा, तो इट्स आल्सो वेरी सिंपल। एक पॉइंट है डी जिसका एक्स एक्सिस है लेकिन वाई 0 है, अगेन इट्स वेरी सिंपल, जो कि हमें स्केल से ही पता चल जाएगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज फॉर दोज पॉइंट्स विच लाइज इन बिटवीन द टू एक्सेस, उसके लिए फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है जी, एक को हम अपने वर्ड्स में देसी तरीका कहते हैं और एक टेक्निकल तरीका। अब देसी तरीका क्या होता है और टेक्निकल तरीका क्या होता है, आई विल सजेस्ट ऑफ कोर्स टेक्निकल वन, लेकिन बाज़ औक़ात जो लोग हैं वो एक और तरीका भी फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बाद में। मैं उसके लिए एक अलग से ग्राफ बनाता हूँ ताकि वो उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। लेट मी ड्रा दैट पर्टिकुलर डायग्राम जिसमें हमारे पास एरिया कुछ इस तरह से बन रहा था। ये वो मैंने फिजिबल एरिया ले लिया। ठीक है जी, हमने यहाँ पर स्केलिंग की थी, यहाँ पे भी स्केलिंग की थी। जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे ज़रूर आप स्केलिंग करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का तो आपको कोई इशू ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 है तो द पॉइंट विल बी 0 एंड 40। अगर ये पॉइंट यहाँ पर 30 है तो इसका मतलब है अगर ये 30 है तो द पॉइंट विल बी, ये मैंने यहाँ में थोड़ी सी मिस्टेक करती है और ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं कर। लेट मी रेज दिस। गलती ये हुई कि यहाँ पर x एक्सिस 40 है तो सबसे पहले आई विल राइट 40 फर्स्ट एंड y एक्सिस 0, तो 0 बाद में लिखूंगा। यहाँ पे x एक्सिस 0 है तो वो पहले, वो 30 बाद में है। यहाँ पर 0 एंड 0 है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इधर मैं क्या लिखूं। अब इसके लिए एक तरीका ये है कि लोग स्केल उठाते हैं, स्केल उठाते हैं और यहाँ पर स्केल रखते हैं और डायरेक्ट इसको एक ड्रॉप डाउन लाइन में इधर बनाते हैं। इसको मैं कलर का चेंज कर लेता हूँ।
स्केल उठाते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल स्केल रखते हैं और फिर इस तरह लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स में वो ये वैल्यू लिख लेते हैं और वाई में ये लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है 33 या 36 और यहाँ पे आता है 25.7 लेट सपोज। तो यहाँ पे लिखते हैं 36 एंड 25। लेट मी रब इट, इसको थोड़ा क्लियर लिखते हैं। लेट सपोज यहाँ पे वो लिखता है 25.7, तो ये हो जाएगा 25 पॉइंट, ये पॉइंट इस तरह आ जाएगा। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है क्योंकि स्केल में पॉइंट्स में लिखना, कुछ लोग जो है ना फिर इसको 25.7 की बजाय क्या लिख लेते हैं, ओनली एंड ओनली 25 लिख लेंगे। कुछ लोग जो हैं उसको स्लैश, मैं इसको यहाँ पे स्लैश में करता हूँ, आप तो एक ही वैल्यू लिखेंगे, कुछ इसको 26 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। ये वो देसी तरीका था। एक्चुअल तरीका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि ये जो पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पर लेट सपोज नाम देता हूँ एक्स पॉइंट, इस एक्स पॉइंट के ऊपर जो इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशंस हैं, कितनी इक्वेशन इस पॉइंट के थ्रू जा रही हैं। अब आप ज़रा पिछली एग्जांपल में अगर मैं देखूं और मैं उसको डॉटेड लाइन में बनाऊं तो एक हमारे पास इक्वेशन जो थी उसकी जो लाइन थी वो इस तरह आ रही थी और एक की इस तरह जा रही थी। इसका मतलब ये था कि वो इसकी और इस वाले की आपस का ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ये तो सिंपल सा केस था जिसमें हमने सिर्फ दो इक्वेशंस को लिया। हो सकता है कि एग्जाम्पल में मोर देन टू लाइंस हो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, मोर देन 3 हो, तो कुछ भी मतलब यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर जो लाइंस हमारे पास क्रॉस का आउट कर रही हैं वो दो लाइंस हैं और दोनों की इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स द वैल्यू ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द सेकंड, क्योंकि इसी पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। इसलिए हम क्या क्या करते हैं, हम इसको मैथमेटिकली इस तरह सॉल्व करते हैं कि लेट सपोज 2x प्लस 3y हमारे पास एक इक्वेशन थी। एट दैट इंटरसेक्टेड पॉइंट इट मस्ट बी इक्वल टू 5x प्लस 2y। ये इक्वेशन नंबर 2 था, मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो हमने क्या किया, हमने दोनों को इक्वल लिख दिया बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बोथ ऑफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो इक्वल है उस पॉइंट पर। और फिर इस पर हम सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करके क्या करते हैं, उसको कुछ इस तरीके से एक्स एक्स को वाई वाई को अलग करके किसी को एक को मतलब कॉमन लेके हम या तो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं या फिर हम वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से करके एक्स और वाई फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी डन व्हेन जब हम उसमें अपना एक एग्जांपल लेंगे एक्चुअल। अगर यहाँ पर 3 लाइंस निकल रही हैं, एक इस तरह भी जा रही है, तो फिर हमने तीनों का लेकर उसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करके उसका एक्स और वाई निकालना होगा। और जब आप एक्स और वाई को निकाल लेते हैं simultaneous equation model के थ्रू, तो that gives you the exact value, that gives you the exact value of x axis and y axis। तो मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपने इनिशियली 25 और 36 लिखे थे लेकिन ये रियलिटी में 34 और 22 हो आशारिया 5, मे बी इसकी भी ये वैल्यूज हो। तो दिस इज द मोर ऑथेंटिक वैल्यू एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो इस तरीके से हमने इसको फिर आगे लेकर चलना है। ये बात हो गई। लेट्स कम टू अगेन टू द ओल्ड ग्राफ। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि डी भी निकाल दिया, बी भी निकाल दिया, सी भी निकाल दिया और एक भी निकाल दिया। नाउ वी आर हैविंग 4 फिजिबल सॉल्यूशंस। इसको फिजिबल सॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि दीज आर लाइंग एट द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल एरिया। ये जो हमने साइमल्टेनियस एरिया लिया था, इसको मैंने चेक में किया हुआ है, इसको साइमल्टेनियस, इसको फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल का मतलब होता है कि ये तमाम शराइत के ऊपर ये पूरा उतर रहा है, लिहाजा
आपका जो आंसर है दैट इज लाइंग समवेयर इन दिस एरिया, जिसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। अब इस फिजिबल रीजन के 4 कॉर्नर्स हैं और 4 कॉर्नर्स के ऊपर इसका किसी एक कॉर्नर के ऊपर इसका सोल्यूशन लाया करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉर्नर सोल्यूशन, कि इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो इसके कॉर्नर से ही निकलेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब फिजिबल पॉइंट्स को लेकर हमने उसको ऑप्टिमैलिटी पे लेकर जाना है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम। नाउ यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रोल आता है। क्यों? इसलिए कि ऑब्जेक्टिव एक फंक्शन होगा, लेट्स सपोज इट विल बी रिटन लाइक दिस, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो वो जो z है इट माइट बी अ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो, ये x की प्रोडक्शन हो, ये y की प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, और हर एक पॉइंट के ऊपर, चाहे वो पॉइंट A है, चाहे वो पॉइंट B है, चाहे वो C है, चाहे वो D है, हर एक ऊपर एक x लाई करता है और एक y लाई करता है। तो आपने ये करना है कि आपने बारी बारी तमाम फिजिकल पॉइंट्स जो हैं, तमाम फिजिबल पॉइंट्स आपने बारी बारी करके एक्स और वाई की जगह पेस्ट करके z निकालना है। इसका मतलब है कि यहाँ से एक z आएगा 1, यहाँ से z2 आएगा, यहाँ से z3 और यहाँ से z4। फिर आपने देखना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट है या फिर वो है मिनिमाइज द कॉस्ट। अगर आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइज द प्रॉफिट है तो यू हैव टू सेलेक्ट द मैक्सिमम वैल्यू। लेट मी राइट इट। मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ी देर में लिख के बताता हूँ, कर्सर में नीचे लेकर आ रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, let me change the font again. You have to select the maximum value of z if the problem is of maximization of profit, या you have to select the minimum value of z if the problem is of minimizing the cost। तो अगर वो कॉस्ट का फंक्शन होता तो वो कुछ इस तरीके से आप लिखते, c इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, वहाँ पे c आता। तो आप जब बारी बारी चार वैल्यूज, चार पॉइंट्स या जो चार कॉर्नर्स के जो वैल्यूज हैं आप उसको बारी बारी इसमें पुट करें, आपके पास c की चार वैल्यूज आती और उन चारों में से आप मिनिमम को सेलेक्ट करते। लेकिन चूंकि हमारे पास z है, z का मतलब होता है प्रॉफिट, उसको मैक्सिमाइज करते हैं, इसलिए हमने उसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। अब मिसाल के तौर पर आपने z के लिए आपने z लिखा और एक z1 से आपके पास आया 40, z2 आपके पास आया 50, z3 55 एंड z4 56। तो देखें 56 इज द मैक्सिमम वैल्यू। आपने ये देखना है कि जब 56 आप z ने आपको 56 दिया उसमें आपने x की कौन कौन सी वैल्यू पुट की थी। फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पर z वाले फंक्शन में ये 56 तब आया था जब आपने उसमें 3 इंटू
लेट्स सपोज मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, लेट मी राइट इट ओवर हेयर, z was equal to 56 if you put here, let's suppose, alpha and 4 times beta, ये आपकी लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा आर दी वैल्यूज, ठीक है। तो जिस अल्फा बीटा ने आपको 56 दिया है वो x की वैल्यू और वही y की वैल्यू यू हैव टू सेलेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी alphas have to be produced and how much betas have to be produced so that the profit will be maximum, तो आप कहेंगे कि this much alpha must be produced, ठीक है, and this much betas must be produced in order to have the profit of 56 rupees or $56 or whatever the unit of currency is। तो इस तरीके से आपने इसको प्रोसीड करना है। अब फॉर एग्जांपल वो कॉस्ट का फंक्शन होगा तो आप कहेंगे जी दिस मच ऑफ अल्फा मस्ट बी प्रोड्यूस एंड दिस मच ऑफ बीटा मस्ट बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू हैव अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ दिस वन। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये सब रूल्स थे, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम क्या करेंगे इसके ऊपर एक प्रॉपर एग्जाम्पल करेंगे जिसके अंदर जितना हमारा तरीका था फिजिकल क्लासेस में भी कि हम क्या करते थे कि एक क्लास में हम थ्योरेटिकल चीज़ को पढ़ते थे और फिर दूसरी क्लास में उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होती थी। तो जितनी भी थ्योरी से रिलेटेड इश्यूज थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आप इस लेक्चर को देखें, गो थ्रू करें। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में क्या करेंगे कि वी हैव विल बी परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। इसको हम एग्जांपल्स जो हैं इसके ऊपर करेंगे और देन यू विल बी एबल टू सी कि जी हमारे पास जो जितनी भी लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशंस हैं आप उसमें देखेंगे किस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं। अगेन दिस इज़ द प्रॉब्लम्स, दिस इज़ दैट इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टिंग अ प्रोजेक्ट। वही कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है, अगर बेनिफिट है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं है तो रिजेक्ट करेंगे। लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका जो है अब थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे प्रोजेक्ट प्लान जो हमारे पास नेटवर्किंग का था उसमें थोड़ा सा डिफरेंट इश्यूज थे, टेक्निकलिटीज़ थी, यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट है। इसके बाद जो मेथड्स होंगे वो से भी डिफरेंट होंगे। लिहाजा चला इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग द एग्जांपल्स, ठीक है जी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, एंड टिल दैट अल्लाह हाफिज़।